अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे कि किन लोगों ने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है और सप्लाई चेन में, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, जब कोई भी चीज़ बनती है तो सारी सप्लाई चेन में किस तरह टैक्स पे किया जाता है और किस तरीके से एंड कंज्यूमर तक वो चीज़ आती है। ये सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा लॉजिकल भी होगा और इसको आपने कॉन्सेप्चुअली इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमने पहले जो 2 लेक्चर देखे वहाँ पे हमने थोड़ा सा सेल टैक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि जो सप्लाई होती है, यानी कि जो चीज़ें हम सेल करते हैं सेल टैक्स एक्ट में, वो टैक्सीबल हो सकती हैं या वो क्या हो सकती हैं, एग्जम्प्ट हो सकती हैं। टैक्सीबल में मजीद हमने देखा 18% हो सकती हैं। उसके बाद थर्ड स्केड्यूल की रिटेल प्राइस वाला भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, थोड़ा सा आगे भी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर हमने देखा 0 रेटेड हो सकती हैं और फिक्स भी हो सकती हैं, फिक्स रेट भी हो सकता है और फिर रिड्यूस रेट भी हो सकता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने देखा। एग्जम्प्ट में क्या है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट एग्जम्प्ट बेच रहे हैं तो आपने सेल टैक्स में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। फिर हमने इसके बाद देखा कि जो सेल टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और जो पेबल क्लियर होता है। लेकिन अगर आपका इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो मिनिमम 10% आपने पे करना है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे हमने स्टडी कर लिए। फर्दर टैक्स को भी हमने देख लिया कि फर्दर टैक्स जो है वो आपने चार्ज करना है अगली जो पार्टी है जिसको आप सेल कर रहे हैं। अगर उसका वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है या वो सेल टैक्स की कंप्लाइंस नहीं कर रही, मतलब इनएक्टिव है, तो आपने उसका जो फर्दर टैक्स जो है उसको वो भी चार्ज करना है। अगले 1-2 लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगा कि आपने कंप्लाइंस लेवल कैसे चेक करना है। सम टाइम ये होता है जैसे आप एनटीएन ले लेते हैं एंड इनकम टैक्स में, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आप क्या हो जाते हैं, नॉन फाइलर हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एनटीएन है तो आपको टैक्स रेट फाइलर वाला लगाया जाए, ऐसा नहीं है। हमने देखा कि हम स्टेटस देखेंगे, जैसे सेक्शन 153 में हमने देखा उनका स्टेटस देखेंगे, क्या वो फाइलर है, नॉन फाइलर है। इसी तरीके से हमने जो है वो 155 में भी स्टडी किया कि स्टेटस देख के हम टैक्स चार्ज करेंगे। एनटीएन अगर किसी का है उसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदा फाइलर है, उसको प्रॉपर टैक्स रिटर्न फाइल करनी भी है, कंप्लाइंस पूरी करनी है, फिर वो फाइलर होगा। अब आता है कॉन्सेप्ट के, हमने स्टडी तो कर लिया कि सेल टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, सेल टैक्स को कि फर्दर टैक्स को इनपुट में एडजस्ट नहीं किया जाता, फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड को चार्ज होता है। सप्लाई के केस में टैक्सीबल सप्लाई के ऊपर टैक्स चार्ज होगा, एग्जम्प्ट में चार्ज नहीं होगा। सारे कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड किसने होना है। ये बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि एक टेक्निकल भी होता है कि जब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं या आप किसी ऐसे बिजनेस में कर रहे हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे इस बिजनेस पे सेल टैक्स मैंने रजिस्टर्ड होना है या नहीं होना, या मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 चीजें उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एक तो ये है कि हमने स्टडी किया था कि सेक्शन 13 और 6 स्केड्यूल जो सेल टैक्स का है, जो कि एग्जम्प्ट प्रोडक्ट को डील करता है। अगर तो आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं जो कि 6 स्केड्यूल में आ रहा है, उसको हम स्टडी कर लेंगे, आप देख भी लीजिएगा सेल टैक्स एक्ट में। अगर कोई प्रोडक्ट उस स्केड्यूल में आ रहा है फिर तो आपने सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं होना। लेकिन अदर देन दैट कोई प्रोडक्ट हैं जो कि टैक्सीबल हैं, 0 रेटेड भी हो सकती हैं, रिड्यूस भी हो सकती हैं, स्टैंडर्ड भी हो सकती हैं, रिटेल प्राइस वाली भी हो सकती हैं, फिक्स भी हो सकती हैं, तो फिर आपने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाना है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप रजिस्टर्ड ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि किन लोगों ने रजिस्टर्ड होना है, किन लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं होना। पाकिस्तान में जो बिजनेस हो रहा होता है उसमें जो इंपोर्टर है वो बिजनेस वो चीजें इंपोर्ट करता है, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। हमारी तकरीबन जो है 70-80% जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट होती हैं। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके लिए जो मटेरियल आता है वो भी बाहर से आता है। तो मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट करता है, उसके बाद वो क्या करता है कि जो इंपोर्टर इंपोर्ट करता है और मैन्युफैक्चरर को सेल कर देता है। फिर मैन्युफैक्चरर उसकी प्रोडक्ट बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को बेच देता है, और एट द एंड जाके वो रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर के बाद वो एंड कंज्यूमर में जाता है। तो ये एक सप्लाई चेन है जो पाकिस्तान में परफॉर्म हो रही है। किसी भी प्रोडक्ट में आप देख लें, किसी मार्ट पे जाएं, स्टोर पे जाएं, सबका पीछे बैकग्राउंड यही है। चीजें इंपोर्ट होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, होलसेलर के पास आती हैं, रिटेलर के पास आती हैं, और वहां से इवेंचुअली जो एंड कंज्यूमर है उसके पास प्रोडक्ट आती हैं। अब ये सवाल ये हमने करना है, ये सीखना ये है कि इस सारी सप्लाई चेन में किन लोगों ने रजिस्टर्ड होना है। सबसे पहला पॉइंट आता है इंपोर्टर। अगर तो आप इंपोर्टर हैं तो आपने रजिस्टर्ड होना है। विदाउट सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप इंपोर्ट करेंगे भी
तो जो कॉस्ट तो आपने पे करनी है, समटाइम चीजें रुक भी जाती हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो वन टाइम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के साथ इंपोर्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप परमानेंट इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको इंपोर्ट जो सेल टैक्स में रजिस्टर होना है, विदाउट दैट आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। यहां पे आता है इंपोर्टर शैल पे सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट स्टेज एंड सब्सिक्वेंटली चार्ज टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। कि जब कोई चीज इंपोर्ट की जाएगी, आप हमने सेक्शन जो पढ़ा था 148, वहां पे हमने स्टडी किया कि कोई चीज जब इंपोर्ट होती है तो कस्टम ड्यूटी पे की जाती है, सेल्स टैक्स पे किया जाता है, एडिशनल सेल टैक्स पे किया जाता है और इनकम टैक्स पे किया जाता है। और फिर हमने ये भी सीखा था कि जो इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स पे होता है वो बाद में सेल करते हुए एडजस्ट होगा। इससे अगली जो एग्जांपल आएगी उसमें आपका ये भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा कि आपने कैसे उसको एडजस्ट करना है, लेकिन हमने पहले थोड़ा स्टडी किया हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपने ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, और जो टैक्स आप वहां पे दे रहे होंगे सेल्स टैक्स, वो सारे का सारा क्या होगा, बाद में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आता है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, इसने भी रजिस्टर होना है। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एंड सेल टैक्स शैल बी चार्ज ऑन वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। जो ये चीजें परचेज करेंगे उस पे इनपुट टैक्स होगा, और जो ये चीजें सेल करेंगे उस पे आउटपुट टैक्स होगा। उसी फार्मूले के मुताबिक ये जो टैक्स है कैलकुलेट किया जाएगा और पे भी किया जाएगा। मतलब यह होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ने भी रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद आता है रिटेलर। रिटेलर में अब दो कैटेगरीज हैं। एक रिटेलर वो है जो टीयर 1 का रिटेलर है, और एक रिटेलर जो है अदर देन टीयर 1 है। अब इसके अंदर उसने थोड़ा सा हमें रिलैक्स कर दिया है। वो क्या रिलैक्स किया है वो भी आपको टीयर 1 की मैं डेफिनेशन बता देता हूं। अक्सर आप जब मार्केट में विजिट करते हैं तो आपके पास एक तो कुछ बड़े रिटेलर्स होते हैं जो कि मार्ट टाइप होते हैं, यानी कि उनका छोटा मोटा मार्ट होता है, और एक होते हैं जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम पान शॉप बोलते हैं, छोटी छोटी जो शॉप्स वाले बैठे होते हैं। वो जो थोड़े से बड़े रिटेलर्स हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये टीयर 1 की कैटेगरी में आएंगे। रिटेलर्स की दो कैटेगरी बना दी गई, एक है 1 और एक है 2। कि अगर कोई ऐसा रिटेलर जिसका एनुअल बिल 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख से ज्यादा है, कौन सा बिल, इलेक्ट्रिसिटी का। कोई ऐसा रिटेलर जो किसी एयर कंडीशनल प्लाजे में परफॉर्म कर रहा है, मतलब कोई ऐसी बिल्डिंग है जहां पे पैकेजेस माल है, एम्पोरियम है, इस तरीके से, और जो इस तरह के बड़े बड़े मॉल्स हैं वहां पे अगर ऑपरेट कर रहा है और उस बिल्डिंग में एयर कंडीशनल प्लाजा मतलब जो सेंट्रल कूलिंग सिस्टम अवेलेबल है, या इसने वहां पे जो शॉप ली हुई है वहां पे प्रॉपर इसने अपना जो एयर कंडीशनर इंस्टॉल किए हुए हैं, और ये किसी भी एमएनसी या नेशनल कंपनी की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो ये आएगा टीयर 1 की रिटेलर में कैटेगरी में, और इस रिटेलर ने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाना है। तो ये आपने टीयर 1 रिटेलर की कैटेगरी याद रखनी है। अदर देन दैट जितने भी रिटेलर होंगे वो सारे के सारे कहां पे फॉल करेंगे, टीयर 2 के रिटेलर में उन्होंने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं करवाना। तो रिटेलर के केस में ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के केस में भी कुछ एग्जम्पशन अवेलेबल है कि मैन्युफैक्चरर दो तरह के होते हैं। एक होता है जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है जिसने प्रॉपर फैक्ट्री लगाई हुई है और वो चीजें इंपोर्ट करता है या लोकली बाय करता है, उसमें वैल्यू एडिशन करता है, बनाता है और आगे सेल करता है। एक होता है जो होता तो मैन्युफैक्चरर है लेकिन वो छोटा मैन्युफैक्चरर है, वो कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है। तो मैन्युफैक्चरर को भी दो तरह में डिवाइड किया गया, एक है कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, और एक है जो अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री में वो ये कहता है कि अगर किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर की जिसकी सेल साल की 8 मिलियन से ज्यादा ना हो, मतलब 80 लाख से ज्यादा ना हो, मतलब 8 मिलियन का मतलब है 80 लाख से ज्यादा सेल ना हो, और वो उसके पास जो गैस या बिजली का इंडस्ट्रियल कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये है कि वो किसी रेजिडेंशियल एरिया में परफॉर्म कर रहा हो, ये नहीं है कि स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में किसी में उसकी इंडस्ट्री लगी हुई है, और तीसरा ये है कि उसके पास जो वर्कर है वो 10 से कम हो, 10 से कम लेबर फोर्स उसके पास काम कर रही हो। तो ये चारों कंडीशन पूरी होना लाजमी है। कोई एक कंडीशन भी पूरी ना हुई तो ये कॉटेज इंडस्ट्री से निकल जाएगा। अगर तो ये चार कंडीशन पूरी हो रही है और आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होना। आपके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होना। लेकिन अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती तो फिर आपके ऊपर रिक्वायरमेंट आ जाएगी, आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। अदर देन दैट जो इंडस्ट्री है यानी कि जिसकी ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, चाहे एक भी पूरी ना हो, मतलब सारी पूरी होंगी तो कॉटेज इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि टर्नओवर कम है, मीटर इंडस्ट्रियल है तो कंडीशन पूरी नहीं होगी। अदर देन दैट जितनी भी मैन्युफैक्चरर हैं उन सब ने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर करवाना है। तो अगर आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को देखें तो इस बॉक्स में हमने पूरी सप्लाई चेन स्टडी कर ली है। इंपोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है और मैन्युफैक्चरर है। और एट द एंड क्या होता है, एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच दी जाती है।
अब हम ये समझेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि किसने रजिस्टर्ड होना है। अब हम ये समझेंगे कि इन लोगों ने अब सप्लाई चेन में चीजें बेचनी कैसे हैं, टैक्स कैसे पे कर रहा है, किस बंदे ने किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना है, फार्मूला क्या यूज होगा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक छोटे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शक्ल में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं, आपका क्लाइंट है या आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं और किसी ऐसे सेटअप में बैठे हुए हैं कि आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपको कहा जाए कि आप प्राइस डिसाइड करें कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कितनी की सेल होगी, तो आपको सारे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके आपको पता चलेगा कि मेरी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी और किस तरह मार्जिन डिसाइड होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझने लगे हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वैट का, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर किसी ने एक इंपोर्टर है वो चीज बनाता है और 100 रुपए की चीज बनाता है, 18% जीएसटी चार्ज करके 118 की सेल कर देता है। अब जो अगली पार्टी है, दूसरी पार्टी है, वो क्या करती है, 120 की सेल करती है, उस पे जीएसटी चार्ज करती है, तो ये 20 रुपए उसका प्रॉफिट है। इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन उसने की, प्रॉफिट लिया, इसके ऊपर हमें टैक्स देना है। 20 रुपए के ऊपर भी 18% हम टैक्स देंगे। ये वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हर सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन होती जाएगी। जैसे अगर आप यहां पे देखें तो ये लिखा हुआ है, तो यहां पे ये कहा गया है, डेफिनेशन क्या है कि सेल टैक्स इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैट सिस्टम। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेबल फ्रॉम द होल सप्लाई चेन, यानी कि जो सप्लाई चेन है वहां से कलेक्ट की जाती है। दैट इज इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर इंक्लूडिंग रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर विद सर्टेन एक्सेप्शन। वो हमने टियर 2 का जो देखा उससे कलेक्ट नहीं किया जाता। देयरफॉर द सेल टैक्स इज मल्टी स्टेज टैक्स पेबल ड्यूरिंग द सप्लाई चेन, कि हर स्टेज पे जहां पे वैल्यू एडिशन होगी जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की, ठीक है, ये आपने याद रखना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की बात हो रही है। थर्ड स्केड्यूल की जो प्रोडक्ट है, रिटेल की जो प्रोडक्ट है, उसकी बात नहीं हो रही। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलती है उसके ऊपर प्राइस प्रिंटेड होती है, वो रिटेल प्राइस में होती है, वहां पे जीएसटी मैन्युफैक्चरर ही पे करता है, बाकी किसी ने पे नहीं करना। ये हम बात कर रहे हैं अदर देन दैट जो सिस्टम है, ठीक है, ये नॉर्मल जो प्रोडक्ट है उसकी बात हो रही है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, इसको स्टडी करते हैं, सप्लाई चेन जो ऊपर हमने बात की है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। इट इज अज्यूम्ड इन दिस एग्जांपल दैट एवरी पर्सन इन सप्लाई चेन इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। पाकिस्तान में आपको पता है दो तरह के लोग हैं, एक रजिस्टर्ड है, एक अनरजिस्टर्ड है। हम अज्यूम कर रहे हैं पहली एग्जांपल में कि स्टार से लेके यानी कि इंपोर्टर से लेके रिटेलर्स तक जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, कंप्लायंस पूरी कर रहे हैं और वो 18% स्टैंडर्ड टैक्स उनको चार्ज हो रहा है। तो उन्होंने टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये पहली एग्जांपल में हम ये देखते हैं, सारे रजिस्टर्ड है। दूसरी एग्जांपल में हम देखेंगे कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड है, मतलब प्रैक्टिकली एक्चुअल में क्या हो रहा है, दूसरी एग्जांपल में वो देखेंगे। पहली एग्जांपल में भी कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सारे रजिस्टर्ड है, लेकिन इवेंचुअली आस्ता आस्ता हम सारे ही रजिस्टर्ड होंगे, लेकिन आस्ता आस्ता जो है वो एफबीआर इसके ऊपर काम कर रहा है और टैक्स नेट में लोगों को ला रहा है। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि इस एग्जांपल में तमाम लोग रजिस्टर्ड हैं। तो सबसे पहली जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, इस एग्जांपल में वो हम ले रहे हैं कि इंपोर्टर है, उसने चीजें इंपोर्ट की 9200 की और इस वैल्यू के ऊपर उसने जीएसटी पे किया इंपोर्ट स्टेज पे, यानी कि 9200 का 18% लेंगे तो वैल्यू आएगी 1656, यानी कि ये वाली वैल्यू उसने इंपोर्ट स्टेज पे की है। अब ये होलसेलर है और इसने जो चीजें इंपोर्टर, रॉ मटेरियल का इंपोर्टर है, इसने आगे रॉ मटेरियल के होलसेलर को बेची। आपको पता है सप्लाई चेन में क्या होता है कि या तो इंपोर्टर खुद बेचता है या उसने आगे होलसेलर रखे होते हैं। तो रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट होने के बाद होलसेलर के थ्रू आगे मैन्युफैक्चरर के पास जाता है। तो होलसेलर को इसने चीजें बेचती 1100 की, तो 1800 रुपए इसने मार्जिन रख लिया, 11,000 की, सॉरी 11,000 में से आप माइनस करेंगे ये 9200, तो 1800 रुपया इसका मार्जिन आ गया। मतलब कॉस्ट इसकी 9200 है और 11,000 रुपए की चीजें बेच रहा है, तो इसका मतलब 1800 रुपया इसका मार्जिन है। इसने इनपुट टैक्स पे किया है 1656 इंपोर्ट स्टेज पे और 11,000 का आप 18% लेंगे तो वैल्यू आएगी 1980, ये इसका आउटपुट टैक्स होगा। एफबीआर को दोनों का बैलेंस पे कर देगा, वही फार्मूला, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। यहां पे कुछ टाइम के लिए जो हमने 8B सेक्शन पढ़ा था कि मिनिमम 10% पे करना है, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। सेक्शन रूल वही अप्लाई होगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन पेएबल में मैं थोड़ा सा उसको इग्नोर कर रहा हूं। इन रियलिटी यही है
कि आपने आउटपुट टैक्स माने इनपुट टैक्स करना है, लेकिन चूंकि 8B ये कहता है मिनिमम ये पे करें, तो ये सारे लोग काम ऐसे ही करेंगे। पेबल में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन आप अज्यूम कर ले कि 8B यहां पे नहीं है समझने के लिए, वरना एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, दूसरे नंबर पे जो होलसेलर है रॉ मटेरियल का, वो 11,000 की चीजें परचेज करता है, उसके लिए आउट इनपुट हो जाता है 1980, इसका आउटपुट अगली पार्टी का इनपुट। ये क्या करता है, 600 रुपया मार्जिन ऐड करता है और 11,000 की चीजें बेचता है, उस पर 18% जीएसटी चार्ज करता है 2088। तो ये उसने चार्ज कर दिया, 108 वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। इन दोनों का जो डिफरेंस, वही फार्मूला यूज करेगा, इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स। उसके बाद क्या होगा, ये चीजें चली जाएंगी मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसके जो पिछली पार्टी का इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, मैन्युफैक्चरर के लिए हो जाएगा आउटपुट टैक्स, इनपुट यानी कि पिछली पार्टी का आउटपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर के लिए हो जाएगा इनपुट टैक्स। इसने 11,600 की चीजें परचेज की, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, 9,000 रुपया खर्चे उसमें ऐड किए और चीजें आगे बेच दी 23,600 की, और अपना मार्जिन ऐड कर लिया 3,000। इसने मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा ऐड किया है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर, इसने वैल्यू एडिशन ऐड की है, इसके पास प्लांट है, ज्यादा रिसोर्सेज है, इस वजह से इसका थोड़ा मार्जिन भी ज्यादा है। तो इसने 23,600 के ऊपर 18% चार्ज किया 4280 और 4248, और वही फार्मूला यूज किया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो 2160 जो है वो पे कर दिया गवर्नमेंट को। अब अगला पॉइंट ये आता है कि मैन्युफैक्चरर ने मार्जिन रखा अपना, और उसके बाद उसने सेल कर दिया होलसेलर ऑफ फिनिश गुड। आपको पता है कि रॉ मटेरियल के होलसेलर डिफरेंट होते हैं, और इसी तरीके से जो फिनिश गुड के होलसेलर है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो एफजी के होलसेलर है वो डिफरेंट होते हैं। अब होलसेलर को जब चीज सेल की गई तो ये इनपुट आउटपुट टैक्स इनका आउटपुट टैक्स हो गया, यानी कि इनका आउट और इनका इनपुट टैक्स हो गया, और इन्होंने आगे 400 रुपया मार्जिन ऐड किया और 24,000 की चीज आगे बेच दी, जिसपे जीएसटी चार्ज किया 4320। अब 72 जो है इन दोनों का बैलेंस, वही फार्मूला यूज हुआ इनपुट और आउटपुट वाला, तो 72 गवर्नमेंट को पे हो गया। अब रिटेलर के पास जब चीज गई तो रिटेलर में आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर, इनपुट टैक्स हो गया रिटेलर का। रिटेलर ने मार्जिन 600 रुपए ऐड किया और उसके ऊपर जो जीएसटी बनता है 24,600 के ऊपर 4428 है, और 108 उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब ये जो सारी चीजें होती हैं, जब प्रोडक्ट बन रही होती है तो उस टाइम पे चीजें डिसाइड की जाती हैं कि मार्केट में चीज कितने की सेल होगी। यही वजह है कि अक्सर आप एमएनसी प्रोडक्ट्स या कोई इस तरह की प्रोडक्ट देखते हैं तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं। आप लाहौर से लें, इस्लामाबाद से लें, कराची से लें, आपको प्राइस एक ही मिलेगी, थोड़ी बहुत वेरिएशन नजर आती है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की, लेकिन प्राइस तकरीबन सेम होती है। तो ये इसमें एक बड़ी वजह ये होती है कि जो चीजें बना रहा होता है ना, पूरी सप्लाई चेन को स्टडी करता है। इस तरीके से एक फॉर्मेट बनता है जो मैंने अभी आपको बना के दे दिया है। यहां पे जीएसटी पेएबल भी कैलकुलेट हुआ और हर किसी का मार्जिन भी डिसाइड हो रहा है कि कितना कितना मार्जिन है इसका, हर किसी का डिसाइड हो रहा है। तो जब आप किसी सीनियर लेवल पे काम करते हैं और आपको टास्क मिलता है, या आपके पास असाइनमेंट है, या आप एक कंट्रीब्यूशन ऐड कर रहे हैं किसी अदारे में, अपने बिजनेस में, या एज ए कंसल्टेंसी, तो इस तरीके से आपने सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके देनी है कि आपने ये चीज ऐसे ऐसे बनानी है, ऐसे ऐसे चीज सेल करनी है। अब ये मैं आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट भी दिखा देता हूं, जो इससे मजीद थोड़ा सा इजी है। और नॉर्मली जो एमएनसीज है, जो कॉस्टिंग डिसाइड कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे होते हैं, प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं, वो उसी तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं, जो भी मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो जो ऊपर हमने ड्रा किया है उसी को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में बनाया है। कि सबसे पहले इंपोर्टर आता था, इंपोर्टर ने चीजें इंपोर्ट की 9200 की, 11,000 की सेल की, मार्जिन था 1800, इनपुट टैक्स था इसके ऊपर 18% 1656, आउटपुट टैक्स था जो सेल है उसके ऊपर ये बनता था 1980, और जो पेबल किया बी माइनस ए वो 324 पेबल हमने पे कर दिया, जो कि यहां पे भी यही लिखा हुआ है, यानी कि दूसरी प्रेजेंटेशन फॉर्म में बनाया ताकि आप इजीली समझ सकें। होलसेलर के पास चीज आती है, इसकी सेल, इसकी कॉस्ट बनती है, 600 रुपया मार्जिन ऐड किया जाता है और 11,600 की चीजें बेच दी जाती हैं। इनपुट टैक्स है 1980, इसका आउटपुट टैक्स, इसका इनपुट टैक्स बनता है। जो एडिशन हुई है उसके ऊपर जो सेल है, सप्लाई है, उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज किया 2088, और 108 जो है गवर्नमेंट को पे कर दिया गया है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर 23,600 रुपया की चीज बेचता है, जो इसकी सेल है उसके लिए कॉस्ट होती है, कुछ एडिशनल कॉस्ट इंकर करता है
3,000 रुपए का वो मार्जिन रखता है, 2,088 रुपए जो है उसका इनपुट टैक्स है, और 23,600 के ऊपर 18% जब चार्ज होता है तो 4280 इनपुट आउटपुट टैक्स होता है। 2160 रुपए वो गवर्नमेंट को पे करता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे भी 2160 ही कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद आता है होलसेलर और फिनिश गुड। 24,000 की ये चीजें इसके पास आती हैं, इसने 400 रुपए 23,600 इसकी कॉस्ट होती है, 400 रुपए मार्जिन ऐड करता है, सेल करता है 24 पे, इनपुट टैक्स इसका 4248 बनता है, और 4320 इसका आउटपुट टैक्स बन जाता है। यहाँ पे उसी तरीके से 72 जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। रिटेलर के पास आता है तो रिटेलर की जो होलसेलर की सेल है इसकी कॉस्ट बनती है, 600 रुपए मार्जिन वो ऐड करता है अपना, और उसी तरीके से जो पेबल कैलकुलेट होता है वो 108 रुपए कैलकुलेट होता है। अब इसमें आप देखें कि सारी चीजें किस तरीके से कैलकुलेट हुई। यहाँ पे मैंने टोटल किया है कि टोटल सप्लाई चेन में सेल होती है 94,800 की, कॉस्ट बनती है 79,400 की। अब सारे मार्जिन को यानी कि इसको और इसको सारी सप्लाई चेन को जमा करेंगे, टोटल मार्जिन आपके पास आएगा 15,400 रुपए। ये टोटल मार्जिन है पूरी सप्लाई चेन का, तो टोटल मार्जिन बनता है 15,400। ठीक है, सेल टैक्स पे किया गया, एडिशनल जो सेल टैक्स पूरे वैल्यू एडेड जो टैक्स हर किसी ने पे किया वो अमाउंट बनती है 2,772। ये अमाउंट कैसी आई, आप इनडायरेक्टली इसको एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि जितनी वैल्यू एडिशन हुई हर किसी ने की, इसका 18% ले तो एग्जैक्टली यही अमाउंट आएगी 2,772 जो कि आपने यहां पे गवर्नमेंट को पे की है। तो ये आपका एक चेक होता है, एक सीनियर लेवल काम होता है कि जब आप काम करते हैं तो आपने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है कि जब एक मैन्युफैक्चरर होता है वो चीज बनाता है तो वो हर जगह पे चेक करता है कि मेरी चीज में होलसेलर को कितना बचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना बचेगा, रिटेलर को कितना बचेगा, एफबीआर को कितना जाएगा, क्योंकि उसने सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी होती है, प्लान करनी होती है, उसके मुताबिक वो कॉस्टिंग करता है। तो ये आपने पूरी सप्लाई चेन को स्टडी करना है। जब आप इस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो आपके पास एक थिंकिंग पावर पैदा होती है कि चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाए। अगर आप इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में चलेंगे तो आप किसी भी स्टेज पे चीजों को चेंज भी कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि ये बंदा ज्यादा पैसे ले रहा है, ये कम ले रहा है। यहां पे आप देखें तो सबका मार्जिन जिस तरह वो काम कर रहा है उस तरीके से आ रहा है। इंपोर्टर ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा मार्जिन है, ये कम करता है, कम है, यहां पे उससे कम करता है, ये कम मार्जिन। रिटेलर कस्टमर को बेचता है, कस्टमर एक कस्टमर की जो चीजें उसके पास आती है बेचता है, उसका मार्जिन थोड़ा उससे ज्यादा है। तो इस तरीके से जो एमएनसीज हैं वो अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो और सप्लाई चेन को इस तरीके से डिजाइन करके लेके चलती हैं। अब यहां पे तो हमने एक एग्जांपल देखी कि भाई अगर सारा स्ट्रक्चर जो है रजिस्टर्ड हो, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड स्ट्रक्चर हो तो फिर क्या होगा, उसको भी स्टडी कर लेते हैं इसी तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आया कि आपके पास जो सेल टैक्स रेट है वो 18% है और फर्दर टैक्स रेट 4% है, लेकिन सप्लाई चेन में कुछ लोग रजिस्टर्ड है, सेल टैक्स में कुछ लोग रजिस्टर्ड नहीं है। वहां पे क्या होगा, इंपोर्टर तो रजिस्टर्ड होगा, जैसे ऊपर वाले टेबल में हमने देखा कि इंपोर्टर रजिस्टर्ड होगा, और यहां पे हमने ये भी स्टडी किया था कि किन लोगों ने रजिस्टर्ड होना, लेकिन जरूरी नहीं है ये लोग रजिस्टर्ड हो। एफबीआर कोशिश कर रहा है कि इनको रजिस्टर्ड किया जाए, लेकिन उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, पावर है, तो उसको वो यूज करता है। लेकिन जैसे जैसे यूज हो रही है लोग रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अभी 40-70-60% जो हमारी इकोनॉमी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में क्या होगा, इंपोर्टर ने तो रजिस्टर्ड होना है क्योंकि चीजें इंपोर्ट करनी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन उसको इंपोर्ट अलाउ नहीं होगी। तो उसने इंपोर्ट की स्टेज पे वैल्यू के ऊपर इनपुट टैक्स पे किया 1656 और उसके बाद उसने अपना मार्जिन ऐड किया 1800 और 1980 हुआ। ऊपर वाली एग्जांपल को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन इसमें फर्दर टैक्स ऐड होगा तो पेबल टू एफबीआर आ गया 324। उसके बाद क्या होता है, इंपोर्टर इंपोर्ट करने के बाद जिन होलसेलर को चीज सेल करता है ना, वो इंपोर्टर क्या करता है, होलसेलर को सेल करता है। होलसेलर के पास जब चीजें आती हैं 1980 रुपए इसका आउटपुट टैक्स उसका इनपुट टैक्स बन जाता है, और जब ये आगे मैन्युफैक्चरर को बेचता है तो पता चलता है इसको कि जो मैन्युफैक्चरर है ना वो तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो पहला तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, वो अमाउंट बनती है 108 रुपए। एक तो गवर्नमेंट को ये पे करना है। दूसरा क्या होगा कि 11,600 के ऊपर 4% भी चार्ज किया जाएगा, वो अमाउंट बनती है 464। तो गवर्नमेंट को ये दोनों अमाउंट वो पे करेगा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। अब होता है ऐसे कॉटन इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होते, वो होलसेल जो मैन्युफैक्चर तो होते हैं लेकिन टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते। किसी ऐसे एरिया में उन्होंने फैक्ट्री लगाई होती है जहां पे एफबीआर पहुंच नहीं पाता, उनको पकड़ता ही नहीं है। मशरूम ब्रांड जिसको हम बोलते हैं कि अनसीन इकोनॉमी होती है, नजर आ रही होती है लेकिन वो टैक्स वाले उसको नहीं देख सकते। उसके बाद क्या
होता है, मैन्युफैक्चरर आगे बेचता है तो उसके लिए कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे हमने देखा कि एग्जम्प्ट के केस में कि एक बंदा एग्जम्प्ट है, जो प्रोडक्ट एग्जम्प्ट बेच रहा है, तो सारे का सारा जीएसटी उसकी कॉस्ट का पार्ट होगा। इसी तरीके से अगर एक बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है सेल टैक्स में, सप्लाई उसकी टैक्सीबल है लेकिन सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है इनपुट टैक्स क्या होता है, फर्दर टैक्स क्या होता है, तो वो तो ये ज्यूम करेगा मुझे चीज कितने की पड़ी, उसको पड़ी 14,152 की, मतलब ये है कि जीएसटी भी उसने ऐड कर लिया, फर्दर टैक्स भी ऐड कर लिया, मतलब 11,600 को उसने मल्टीप्लाई किया 1.22 कैसे आया, 18% जमा 4, ये दूसरे एंगल से मैंने आपको क्विकली बताया है। तो आपने 11,600 का 22% ले, वो भी इसमें ऐड कर लिया क्योंकि उसने 22% पे किया हुआ है, उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 14,152। वो 9,000 रुपया थोड़ी सी उसमें एडिशन करेगा, आगे सेल कर देगा, मार्जिन रखेगा, बेच देगा 26,152 की। ना उसके लिए इनपुट होगा ना आउटपुट होगा, और ना ही उसने एफबीआर को कोई पे करना है, क्योंकि ये बंदा टैक्स नेट में आई नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, एफबीआर को पता ही नहीं है कि ये काम कर रहा है। ऐसे अक्सर लोग होते हैं, अक्सर फैक्ट्रीज हैं जो ऐसे काम कर रही है, उनको पता ही नहीं होता, रजिस्टर्ड ही नहीं होते। उसके बाद क्या होता है, अब लकली ये होता है कि एक जो एफजी का होलसेलर है ना, वो रजिस्टर्ड होता है, वो किसी वजह से सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, यानी कि चांसेस कम होते हैं, लेकिन चलो हम कहते हैं कि वो ऐसा रजिस्टर्ड बंदा है कि वो बड़ा नीट एंड क्लीन काम कर रहा है, जो उसका टैक्स बनता है बीआर को दे रहा है, उसके लिए कॉस्ट तो हो जाएगी 26,152। अब इसके ऊपर वो क्या करेगा, जीएसटी भी चार्ज करेगा जो कि बनता है 4,779, और जो इसका आगे कस्टमर है वो रिटेलर जो है वो भी अनरजिस्टर्ड है, उसके ऊपर मजीद ये फर्दर टैक्स चार्ज करेगा, लेकिन इसका इनपुट यहां पे नहीं होगा, सारे का सारा आउटपुट खुद पे करेगा, और 1062 फर्दर टैक्स भी पे करेगा क्योंकि ये रिटेलर को बेच रहा है। अब रिटेलर जो है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए इनपुट भी जीरो होगा, आउटपुट भी जीरो होगा, और गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं पे करेगा। ये वो नेटवर्क है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में परफॉर्म कर रहा है, ये लोग पैसे भी ज्यादा कमाते हैं और एफबीआर को नजर भी नहीं आता। इसी वजह से एफबीआर जो है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इनिशिएटिव लेता है, डॉक्यूमेंट निकालता है, इन लोगों को पकड़ने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए अपनी इंटेलिजेंस यूज करता है, एआई यूज करता है, डाटा को वैल्यूएट करता है, तो काफी हद तक वो करते भी हैं। लेकिन अभी भी ऐसा सेक्टर अवेलेबल है जो कि टैक्स नेट में अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरह जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में या सप्लाई चेन में कुछ लोग रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, तो आपने इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है। अब उसके ऊपर हम आते हैं। इस एग्जांपल को स्टडी करने के बाद ना आपको ये लगेगा कि एफबीआर चाहता ही नहीं है कि लोग टैक्स पे करें। मैं आपको बताता हूं कि कैसे, मैं यहां पे आपको प्रूव करूंगा कि कैसे वो नहीं चाहता। यहां पे उसी तरीके से इंपोर्टर के लिए सेल है 11,000 की, उसकी कॉस्ट है 9200, 1800 मार्जिन है, इनपुट आउटपुट उसने एडजस्ट किया, 324 गवर्नमेंट को पे कर दिया। होलसेलर भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, इसने 11,600 की सेल की, 11,000 कॉस्ट बनती है, 600 के ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज किया, इनपुट टैक्स माइनस किया, और जो इसका कस्टमर था वो अनरजिस्टर्ड था, तो फर्दर टैक्स भी इसने ऐड कर लिया, वो अमाउंट बनती है 464, और गवर्नमेंट को पे हुआ 572। मैन्युफैक्चरर जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, उसने जिसको सेल किया वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई इनपुट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है, स्ट्रेट उसने 3,000 रुपया कमाया और आगे दे दिया। होलसेलर किसी वजह से रजिस्टर्ड था, अच्छा था, काम कर रहा है, टैक्स देना चाहता है, उसने क्या किया, 400 मार्जिन ऐड किया, सारे का सारा जीएसटी खुद पे किया, इनपुट कोई नहीं था, जो उसका कस्टमर था वो फर्दर टैक्स उस पर चार्ज किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया 5841। रिटेलर जो था वो भी अनरजिस्टर्ड था, उसने 600 का मार्जिन ऐड किया और गवर्नमेंट को कुछ नहीं पे किया। यहां पे मार्जिन वही है 15,400। यहां पे आप देखें, मैंने यहां पे भी वही रखा है एग्जांपल समझाने के लिए। इसका अगर आप 18% लेंगे तो ये अमाउंट आएगी, जो ऊपर हमने अमाउंट लिखी हुई है वो ऊपर वाली अमाउंट थी 2772, ठीक है। अब 2772 कलेक्ट होना चाहिए एफबीआर को अगर सारी की सारी सप्लाई चेन क्या होगी, रजिस्टर्ड। लेकिन इस केस में तो रजिस्टर्ड नहीं है, इस केस में तो एफबीआर की मौजें लगी है, एफबीआर को तो रिसीव हो रहा है 4298। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 1526। ये कौन सा है, ये फर्दर टैक्स वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, एफबीआर तो चाहेगा कि ठीक है लोग ऐसे काम करें, जो सारे लोग रजिस्टर्ड होंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे 2772, लेकिन अगर कुछ लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे दरमियान में मुझे फर्दर टैक्स भी मिलता रहेगा, मुझे तो पैसे मिल जाएंगे ज्यादा 4298। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि अगर सारे लोग रजिस्टर्ड होंगे तो ये सेल भी ज्यादा होगी, अगर लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो ये लोग सेल कम शो करते हैं। मैंने एग्जांपल में तो शो कर दिया है, लेकिन ये लोग अंडर सेल दिखाते हैं, कुछ कैश पे काम करते हैं। मतलब ये कहेंगे कि 30,000 की टोटल सेल है,
और इसमें से 26,152 बैंक के थ्रू हम कर लेते हैं। बाकी जो फिगर है ना वो हम कैश में डील कर लेते हैं। कैश ना आपके पास आएगा, बैंक में जमा होगा, ना एफबीआर को पता चलेगा। पैरेलल इकोनॉमी जो है वो कैश ट्रैवल करती रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हो तो एफबीआर कहेगा हाँ ठीक है, मुझे तो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो मेरे लिए तो बेहतर है ये लोग रजिस्टर्ड ना हो। बार बार वो कोशिश करता है, एफबीआर डिफरेंट मेजर्स लेता है कि इनको टैक्स नेट में लाया जाए, और इस तरीके से टैक्स की कलेक्शन ऑब्वियसली उसकी बेहतर होगी, जो बर्डन है वो कम होगा। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि पहले जीएसटी का रेट 16% था, 3-4 सालों के बाद बढ़ा के 17 कर दिया गया। 21 फरवरी 2023 से ये रेट 18% हो गया है। तो ये बहुत ज्यादा रेट है, आस्ता आस्ता ये बढ़ता जा रहा है। इसकी रीजन यही है कि टैक्स कलेक्शन बेहतर करने के लिए जो टैक्स नेट में लोग हैं वो नहीं लाए जा रहे, बिजनेस को नहीं पकड़ा जा रहा कि आप टैक्स जमा कराएं। इजी मनी की तरफ ट्रांसफर होते हैं लोग, या जो भी हमारे ऊपर लोग बैठे हैं इसमें जो इसको मैनेज कर रहे हैं वो सिंपल क्या करते हैं, अगले साल किसी पे प्रेशर आएगा, बजाय कि वो टैक्स नेट को बढ़ाए पॉलिसी दे 19% टैक्स कर देगा कि ठीक है सेल टैक्स बढ़ा दें। तो ये एक सिनेरियो है जो हमने आज स्टडी किया, जिसमें हमने ये देखा कि किन लोगों ने रजिस्टर्ड होना है, और उसके बाद कॉटन इंडस्ट्री का कंसेप्ट देखा, रिटेलर्स का देखा। फिर हमने ये देखा कि आपने प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करनी है, वो किस तरीके से मार्केट में ट्रेवल करेगी, मार्जिन कितना होगा, गवर्नमेंट को कितना पे होगा। फिर हमने ये देखा कि अगर अनरजिस्टर्ड लोग भी होंगे तो उस केस में गवर्नमेंट को कितना पे होगा। फिर हमने ये भी देख लिया कि गवर्नमेंट को बेनिफिट है, अनरजिस्टर्ड के केस में उसको ज्यादा टैक्स मिलता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। लोग कैश इकोनॉमी में ट्रेवल करते हैं, पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं कैश की, तो इस वजह से गवर्नमेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मेजर्स लेती है ताकि इन लोगों का जो टैक्स नेट है वो बढ़ाया जाए। तो ये हमने जो है थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया है, और हमने 3 लेक्चर्स में ये स्टडी किया कि सप्लाई क्या है, टैक्सीबल है, एग्जम्प्ट है, फार्मूला देखा, इनपुट का, आउटपुट का को माइनस किया, फर्दर टैक्स ऐड किया। फिर हमने देखा किसने रजिस्टर्ड होना है, किसने नहीं होना, कॉटन इंडस्ट्री भी का भी कॉन्सेप्ट देख लिया। अब मेरे ख्याल में इन 3 लेक्चर्स के बाद आपके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि सेल टैक्स बेसिकली है क्या, सेल टैक्स किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है पाकिस्तान में, कैसे प्राइसेस डिसाइड होती हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट कोई देखें, अगर आपके लिए जो ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल्स हैं चीजों को समझते हैं, वो तो उन चीजों को ऑलरेडी उनके पास नॉलेज होता है इसका, लेकिन अगर आपका नॉलेज नहीं था तो आप किसी भी चीज को देखा करें, वहां पे प्राइस प्रिंट होती है। तो वो जब प्राइस प्रिंट होती है ना, तो यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है ना, यहाँ पे बंदा या मैन्युफैक्चरर जो होता है, ये सारी सप्लाई चेन को बना के कहता है कि मार्केट में इतने की सेल होगी, उसके पीछे ये सारी पीछे वर्किंग करता है, पूरी वर्किंग होती है, किसने कितना कमाना है, गवर्नमेंट को कितना जाना है। अगर ये चीजें मैनेज ना हो तो हर प्रोडक्ट की प्राइस एक शॉप पे डिफरेंट हो, एक सिटी पे डिफरेंट हो, तो इस तरीके से तो ब्रांड जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। यही वजह है कि प्राइसेस जो है वो सेम होती हैं। तो इससे रेलिवेंट जो भी आपके पास क्वेश्चन हो आप डिस्कस कर लीजिए। अगर कोई चीज आपको लगता है इसमें रह गई है या इसमें से मजीद समझ नहीं आई तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं आपको तीनों लेक्चर्स के इकट्ठे नोट्स भेजता हूँ, उसको देख लीजिए। उसके बाद फर्दर जो है थोड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा केस स्टडी देखेंगे कि एक जो है वो किसी भी टैक्स पेयर की जो हमें सारी चीजें पढ़ी हैं उसको एक क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कवर करेंगे। फिर हम उसके बाद जो है वो वापस जाएंगे, जो सारा कुछ करने के बाद फिर यानी कि अगली क्लास के बाद जो 5th क्लास होगी मेरे ख्याल में 5th या 6th आईआरएस पे जाएंगे कि ये सारा काम जब हमने कर लिया तो अब हमने एफबीआर को रिपोर्टिंग कैसे करनी, जैसे हमने इनकम टैक्स रिटर्न में सीखा था। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।